ट्रंप अब बेचैन है कि जितना जल्दी हो अब वॉर को ख़त्म किया जाए, शांति बहाल की जाए। इस बात का एहसास ईरान को भी हो चुका है, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा है कि एनरिच यूरेनियम का क्या किया जाएगा। और जिस स्थिति में वो रखा गया है वहाँ पे बगैर ग्राउंड फोर्स उतारे आप उसको हटा सकते नहीं हैं। ये संभव तो होगा नहीं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, फिर रास्ता क्या है? आप म्यूट पे हैं सर। इसका कोई भी आसान रास्ता नहीं। मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए, कि ईरान मान जाता है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर कर देगा, और मान लीजिए उन्होंने 300 किलोग्राम दे भी दिया, क्योंकि ये मुद्दा विश्वास का है, विश्वास नहीं है आपस में, तो उसके बाद भी अमेरिका को लगेगा कि शायद और कहीं छुपा रखा है ईरान ने, तो उसका कोई भी आसान तरीका है नहीं। दूसरी बात, ईरान इशारा कर चुका है कि कुछ समय सीमा के लिए, जैसे पहले भी वो माना था 2015 में, वो यूरेनियम एनरिचमेंट रोक सकता है। पर वो कहता है कि एनपीटी जो संधि है निशस्त्रीकरण की, जिसको उसने हस्ताक्षर किए, रेटिफाई किया है, वो उसको अधिकार देती है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है, और वो अधिकार की बात करता है, वो स्टॉक पाइल्स की बात नहीं करता। वो कहता हमारा अधिकार है, वो सैद्धांतिक तौर पर अपना अधिकार हम देंगे नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा है विश्वास का, और विश्वास नहीं है आपस में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके चलते इसका कोई भी आसान तरीका नहीं है। और दूसरी, इसमें एक और बात जोड़ के देखें, यदि ईरान खुद सेंट्रीफ्यूजेस बनाने में काबिल है, आज सक्षम है, तो वो फिर से दोबारा से शुरू कर सकता है अपना एनरिचमेंट जब चाहे तब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई भी आसान तरीके से इसका जो सुलझाया नहीं जा सकता। इसको ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो अपने घर जाएंगे, और ये ईरान का मुद्दा जैसे पहले बना हुआ था वैसे फिर से बना ही रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा एक नया उसमें आ गया है, अब वो और भी जटिल है। वो और जटिल इसलिए है कि ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो कन्वेंशन है, उसको साइन तो करा था, दोनों ने रेटिफाई नहीं किया है, और ओमान ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, साइन किया हुआ है। और उसके चलते उस अनक्लॉज के अंदर ये लिखा गया है कि जिस तरह से ये टेरिटोरियल वाटर्स का एक चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो इसमें जो सीमावर्ती राष्ट्र होंगे वो उसके प्रबंधन में नेविगेशन सेफ्टी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, फिशिंग को लेकर, कस्टम्स को लेकर अपने कानून बना सकते हैं। तो ईरान और ओमान में उसमें बातचीत हो रही है, उनका प्रबंधन वही करेंगे। तो क्या उसमें कोई फीस भी शामिल होगी या नहीं होगी? अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कुछ सप्ताह पहले कह चुके थे कि मैं ब्लॉकेड वापस लगाऊंगा और शिपिंग की सेफ्टी का मैं कुछ चार्ज करूंगा फी। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं कह सकता? तो मुद्दे आगे से आगे मुझे लगता है कि और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में चुनावों को लेकर ये चिंता राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ज्यादा है, ईरानियन रिजीम का तो समर्थन जनता ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनको अपनी सत्ता में बने रहने की चिंता नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में बने रहने की चिंता है। इसलिए वो ही दर्जनों बार कह रहे हैं कि बस डील आ ही गई अगले सप्ताह, अगले 2 दिन में। आज भी वो बात कर रहे हैं कि पैरामीटर्स और डील जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आसान सुलझाया जाएगा, कोई इसका निकलेगा नतीजा। केवल ये होगा कि आप और हम टेलीविजन पर इस पे बात करना बंद कर देंगे, कोई नया मुद्दा उछल के सामने आएगा। इराक में देखें, सीरिया में देखें, अफगानिस्तान में देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन से हट जाते हैं और नए मुद्दे आ जाते हैं। तो ईरान का भी वही हाल होगा। इस मुद्दे पे बातचीत तो करना हम लोग कब का बंद कर चुके होते। अब एक चीज बताइए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि अब अगर कोई समझौता होता है तो क्या वही 14 पॉइंट समझौता रहेगा जो पहले सीज फायर में हुआ था, या फिर आपको लगता है उसमें बदलाव करना होगा?
देखिए, जिस तरह से ईरान लगातार अपना आक्रामक रुख बनाए हुए है, तो ईरान की कोशिश तो होगी कि कुछ और कंसेशंस। आप ये देखें कि ईरान इसलिए भी अड़ा हुआ है इसके आगे, वो उसका एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका या इजराइल जब मन हुआ वो हमला कर दें, इसको वो हटाना चाहता है। पहले जून में 12 दिन का युद्ध हुआ पिछले साल, अब फरवरी के अंत में फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो ईरान यही कहता है कि ये युद्ध जो है वो एक तरह से आखिरी युद्ध होना चाहिए, इसके बाद ऐसा इसके तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश है कि इसके बाद अमेरिका या इजराइल फिर जब चाहे हमला ना कर पाए ईरान के ऊपर। और सबसे बड़ा मुझे लगता है सफलता जो ईरान को मिली है वो ये कि इजराइल और अमेरिका में, खासकर नेतन्याहू में और राष्ट्रपति ट्रंप में आपस में ही काफी हद तक खटास बन चुकी है। नेतन्याहू उनकी बात नहीं मान रहे, जबकि नेतन्याहू के कहने से वो युद्ध में आए थे, ऐसा माना जाता है आज। तो सबसे बड़ी तो ये टकरार जो नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप में आई है, वो ईरान का मुझे लगता है सबसे बड़ा एक तरह से सफलता उसको माना जा सकता है। पर यहां तक ये एमओयू का नया कोई ड्राफ्ट आ सकता है। अब देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कल को मान ले आप सुने उनको कहते हैं कि मुज्तबा खमेनी के लिए वो कहें आई फेल इन लव विद हिम। आपको याद होगा ये इसी तरह की भाषा वो पहले कार्यकाल में किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के हैं उनके बारे में वो कहते थे कि मैं इतना बड़ा हमला करूंगा, फायर एंड फ्यूरी दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन बिफोर। ये उनकी भाषा में कोट कर रहा हूं। फिर वो 3 बार उनसे मिलने गए, सिंगापुर में कहा 30 सेकंड में प्यार हो गया हम लोगों को। आज क्या है, वो किम जोंग उन जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के पिछले साल 80वीं 80th एनिवर्सरी मना रहे थे दूसरे विश्व युद्ध की, उन्होंने 19 देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उसमें किम जोंग उन और राष्ट्रपति जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन उनके दोनों तरफ एक चल रहे थे। उसके अलावा किम जोंग उन 20,000 सैनिक भेजते हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए, जो अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। तो ये चीजें किस तरफ ले जा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, कोई कुछ नहीं कह सकता। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि मैं तेहरान यात्रा पे जा रहा हूं, सीधा मैं अपनी बात करूंगा खमेनी के साथ, और कुछ भी हो सकता है। पर क्या ये सब चीजें जो टकराव है उसको खत्म करेंगी, वो मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर लीपापोती की जा सकती है। आप कह सकते हैं जैसे अमेरिका तो पिछले 100 साल में यहां भी युद्ध करने गया है, वहां से वो कहते हैं हम जीत कर ही निकले हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है। कहीं भी देख लें आप, विनाश जहां किया है, अस्थिरता यहां बनाई है, वहां कोई लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ किसी भी देश में। तो ये कहने को लीपापोती करके इसको मान सकते हैं, उनका मन एक दिन बन गया तो कहेंगे हाँ युद्ध विराम खत्म हुआ, शांति व्यवस्था बना ली गई, हम जीत गए हैं, ईरान ने ये वायदे कर दिए हैं। ईरान फिर के ये सब वायदे नहीं, वगैरह वगैरह। तो कुछ कहने को चीजें बदल सकती हैं, पर जो टकराव आपस में है ईरान का अमेरिका के साथ, वो अकेला देश है आज खाड़ी के क्षेत्र में जो दोस्त, या मुझे आप कहने दें तो पिछलग्गू नहीं है अमेरिका का, बाकी सब देश उनके दोस्त हैं। इजराइल सबसे बड़ा दोस्त है, वहां टकराव आया है। तो ईरान अपने आप में अपनी जो लड़ाई को, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ईरान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, अमेरिका के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। इसलिए उनकी रणनीति, उनका रुझान अलग है। वो कितना खामियाजा भुगतने को तैयार हैं इस युद्ध में, वो सीमाएं बिल्कुल अलग हैं ईरान की और अमेरिका की। इसलिए मुझे इसका कोई भी आसान सॉल्यूशन, इसका सुलझान नजर नहीं आता है। हाँ, या तो मैं कहता हूं सेनाएं थक जाएंगी, लड़ना कम कर देंगी, जैसे रूस का युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन में। अब आप उतना ज्यादा नहीं देखते कि विनाश हो रहा है जितना शुरू में हुआ था। हालांकि कभी कभी बीच में हमले होते रहते हैं, ठीक इसी तरह से कुछ ना कुछ यहाँ भी होता रहेगा। एक दिन धीरे धीरे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आएगा, टेलीविजन सब उस तरफ ध्यान देंगे और ये हाशिए से हट जाएगा एक तरह से, और ईरान का नेतृत्व बना रहेगा। युद्ध समाप्त होने पर जनता का आक्रोश अपने नेतृत्व की तरफ फिर बढ़ेगा। फिर देखेंगे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, अपने ईरान के अंदर के नेतृत्व जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। अस्थिरता बनी रहेगी लंबे समय तक, मुझे ये लगता है। और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे और उनका कार्यकाल समाप्त होगा, वो घर जाएंगे। बिल्कुल। इसमें एक सवाल छोटा सा ले लूं मैं, यार है
प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये सैंक्शन हटाने की बात तो उसमें भी की गई थी, पहले के 14 पॉइंट में सैंक्शन हटाने की बात की गई थी, लेकिन फिर से सैंक्शन लगा दिया। देखिए, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी तेहरान के लिए वो रिकंस्ट्रक्शन की होगी, और उसके लिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। आपको याद होगा 8 अप्रैल को जब ये युद्ध विराम की बात शुरू हुई थी, तभी से ओमान ने तो कुछ हद तक अनफ्रीज कर भी दिया था, $3 बिलियन या फिर शायद $10 बिलियन। इस एमओयू में ही कहा गया था $300 बिलियन का निवेश रिकंस्ट्रक्शन में होगा। उन्होंने तब कहा था कि हमारे जो खाड़ी के साथी देश हैं वो करेंगे, हालांकि किसी देश ने कहा नहीं कि हम उसमें शामिल हैं या नहीं है। तो ईरान की पहली कोशिश ये होगी कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन के लिए वित्त मुहैया कराया जाए, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फील लगाने की बात हो, एसेट्स जो फ्रोजन है उनको अनफ्रीज करने की बात हो, रिकंस्ट्रक्शन में कहीं से निवेश लाने की बात हो। वो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ईरान के लिए। उसके लिए वो कुछ हद तक मुझे लगता है कि कंसेशन है, मान सकता है कि 5 साल हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, पर उससे उसकी जो क्षमता है बम बनाने की वो थोड़ी ना कम होगी। तो उस तरह की कंसेशन ईरान देगा, इसलिए कि विराम इस तरह से हो कि सैंक्शंस भी कुछ हद तक ढीली हो या उठ जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो वित्त किस तरह से और मुहैया कराया जाए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ये सबसे पहला ध्यान होगा तेहरान का। और वो सौरभ शुक्ला उसका जी। इशारा भी राष्ट्रपति ट्रंप करते थे।